हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति जो 1789 में होती है। इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, रीजंस के बारे में बात करेंगे और ये क्रांति फ्रांस में ही सबसे पहले क्यों होती है इस बारे में जानेंगे। उसके बाद इसकी प्रोसेस, इसका नेचर और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कैसे नेपोलियन इस रिवॉल्यूशन के बाद में सामने आता है इस बारे में जानेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आगे देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या रहता है। तो देखिए, जैसे हम लोग एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या रहता है, राजतंत्र रहता है यानी कि मोनोक्रेसी। वैसे के वैसे फ्रांस में भी क्या होता है, ओल्ड सिस्टम ही होता है, पुरातन व्यवस्था जो कि किस पर है, राजतंत्र मोनार्की पर है। और वो भी कैसी, ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश, जहाँ राजा पर किसी तरह की रोक टोक नहीं हो। और यहाँ का राजा भी कैसा है, सेंसलेस है यानी कि उसको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। प्रजा मरे जिए उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरा डिवाइन रॉयल्टी यानी कि यहाँ पर राजा क्या है, देवता स्वरूप है, यानी कि उसने जो कह दिया वो क्या हो गया, टल नहीं सकता है। दूसरा, यहाँ पर सामंतवाद और कुलीन तंत्र है। सामंतवाद का ही दूसरा नाम क्या है, जमींदारी सिस्टम। अब जहाँ जमींदार होंगे ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर क्या होगा, फार्मर्स पर टॉर्चर होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। एग्रीकल्चर डोमिनेटेड होने के बावजूद भी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, ये फ्यूडल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये किसानों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और जिस वजह से जो किसान होते हैं वो खेती करना छोड़ देते हैं और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यूरोप जर्जर हो चुका था जिसका टूटना निश्चित था, ठीक है। सिचुएशन लमसम वैसी ही बनेंगी जैसे इंडिया में बनती है, बस उसका नाम क्या है, फ्रांस है। हमारे यहाँ अंग्रेज थे और उनके यहाँ कौन है, सामंतवाद है, ठीक है। देखो, अब रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल कंडीशन। अभी बता दिया क्या है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की है, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र है और डिवाइन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यहाँ का रूलर कौन है, बुर्बो डायनेस्टी है। यहाँ पर सबसे पहले लुई 14 की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि आई एम द स्टेट, यानी कि मैं ही राज्य हूँ। सीधा सीधा बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की है, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। मतलब जो भी लुई 14 ने कह दिया वो क्या हो गई, पत्थर की लकीर हो गई, उसको कोई भी नहीं टाल सकता है। जो लुई 14 कहेगा वही क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और इसी वजह से क्या होगा, जो मोनार्की की जो पावर है, जो राजतंत्र की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में लुई 15 के बारे में बात करते हैं, किसी काम का नहीं है। लुई 16 के बारे में बात करते हैं, किसी काम का नहीं है। ये है आपके लुई 16। अब इनकी एक वाइफ होती है जिसका नाम क्या है, मेरी अंतवानेत, ये रही, ठीक है। ये जो मेरी अंतवानेत होती है बहुत ही एरोगेंट टाइप की लेडी होती है और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्या करती है, पैसा खर्च करती है, ठीक है। अब यहाँ हमारे लुई 16 जो है वो कह रहे हैं दिस थिंग इज द लॉ बिकॉज आई वॉन्ट इट, यानी कि ये चीज़ इसलिए कानून है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। अब उस बात में कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, वो बात सही है गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं इसलिए कानून बन जाएगा। अब भले ही चापलूसी के कारण अगर ये किसी गलत चीज़ को भी कानून बना देंगे तो भी वो कानून बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं, उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता, कोई सलाह मशवरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी पॉलिसीज क्या है, शॉर्ट साइटेड है। और अगर इनकी पॉलिसीज ऐसी होंगी तो डिफिकल्टीज किसकी बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है जनरल क्लास की बढ़ेगी, यानी कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब दूसरी ओर ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वॉर जो है उनमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग एक तो ऑस्ट्रिया के वॉर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का वॉर होता है जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर किसी वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। और मनी कहाँ से निकल कर जाएगी, ट्रेजर यानी खजाने से निकल कर जाएगी। अब अगर ये अपने खजाने का पैसा सारा इन ऐसे वॉर के अंदर लगा देंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। और अगर खजाना खाली हो गया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी वजह से ये जो फाइनेंशियल बर्डन है वो किस पर आ जाएगा, फ्रांस पे आ जाएगा।
और अब इस बर्डन को कम करने के लिए ये क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। और टैक्स किस पर लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है जनता पर लगाएंगे। राजा को टैक्स नहीं देना है, राजा थोड़े टैक्स देगा, राजा तो टैक्स लेता है और लेगा किससे, पब्लिक से लेगा। तो प्रॉब्लम किसकी बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक की बढ़ेंगी। इनको कोई लेना देना नहीं है ना। अब आगे देखो, यहाँ लिखा है कि बिफोर द रिवॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा हो चुका था, डिसऑर्डर हो चुका था, करप्ट हो चुका था। मतलब है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किसी काम का नहीं था, यहाँ पर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, उल्टा यहाँ पर क्या था, करप्शन हो चुका था। ठीक है, जो फ्रांस का जो कंट्री है वो दो प्रोविजन्स में डिवाइडेड है, पहली है गवर्नमेंट और दूसरी है जेनेरालिते। ठीक है, इनकी जो इनका नंबर्स है वो 40 है और इनका 34 है। अब यहाँ जो ये गवर्नमेंट है वो क्या है, एंशिएंट प्रोविजन्स है, मतलब पहले से मौजूद है, फिर भी इनका गवर्नेंस में किसी भी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो ये जेनेरालिते है, इनका जो मेन लीडर होता था वो कौन होता था, एतांदा होता था। और ये एतांदा जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है अपनी पावर को बनाने के लिए हमेशा किसकी साइड लेगा, राजा की साइड लेगा। तो इसका मतलब इसको भी जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसके पास में कोई पावर नहीं है। और यहाँ पर जो ये एतांदा होता था हमेशा कहाँ से बिलोंग करता था, हाई नोबल फैमिली। अब हाई नोबल फैमिली का दूसरा नाम क्या हो गया, एलाइट क्लास, है ना। अब यहाँ पर कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं है जो क्या कर सके, जनता का साथ दे सके। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग पॉलिटिकल बेस पे कोई बात कहें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो जनता की ओर से अपनी बात रख सके, बल्कि यहाँ पर सारे के सारे किसके फेवर में चले जाएंगे, राजा के फेवर में चले जाएंगे। तो जनता को तो गुस्सा आएगा ना, अगर जनता के पास में कोई भी राइट नहीं होगा तो अपने राइट को लेने के लिए वो क्या करेगी, रिवॉल्यूशन करेगी। अब देखो अगला हम लोग देखते हैं सोशल सिचुएशन क्या रहती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले से ही 3 सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे। पहले को कहेंगे फर्स्ट स्टेट, दूसरे को सेकंड और तीसरे को थर्ड। सीधी सीधी है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर 4 वर्ण है ना, वैसे यहाँ पर क्या है, स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब जो फर्स्ट स्टेट है ना, इसमें कौन है, पादरी। जैसे अपने मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसे यहाँ चर्च में क्या मिल जाएंगे, पादरी। ठीक है। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ छत्री होते हैं वैसे यहाँ क्या हो जाएगी, एलाइट क्लास, कुलीन वर्ग। और बाकी जो हमारे बच गए कौन, वैश्य और शूद्र, वैसे यहाँ क्या हो जाएगी, सर्वसाधारण वर्ग, यानी कि कॉमन पीपल, जिनका किसी काम से कोई लेना देना नहीं है बेचारों का। ठीक है। अब ये लोग जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास, इनके पास क्या है, प्रिविलेज है बहुत ज़्यादा, इनको कहेंगे प्रिविलेज्ड क्लास है, बहुत सारे विशेषाधिकार इनको मिले हुए हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है, ये दोनों ही क्या है, टैक्स फ्री हैं। हालांकि दोनों के पास में पैसा बहुत है, पर पैसा होने के बावजूद भी इनको क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। ठीक है। जबकि जो बेचारा थर्ड स्टेट है, जिसमें मजदूर, किसान, शिक्षक, वकील, ये सारे लोग आ जाएंगे, इनके पास किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं है, एक भी राइट नहीं है। पर टैक्स किसको देना है, इसी थर्ड स्टेट को देना है। ये क्या है, ये टैक्स पेई है। ठीक है। जिसके पास पैसा है उसको पैसा नहीं देना है ना, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको टैक्स देना है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेट की। ये दिख रहे हैं ना, ये है पादरी साहब। ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 टाइप के हैं, एक हाई है एक लो है। जो हाई है उनको कहते हैं आर्क बिशप। तो ये जो आर्क बिशप साहब थे ना, इनके पास कोई काम नहीं था सिवाय लग्जरियस लाइफ को जीने के अलावा। आराम से अपनी जो रिलीजियस ड्यूटी है उसको तो कर देते थे नेग्लेक्ट। जो बेचारे किसान थे उनसे क्या, ट्रिब्यूट यानी कि रिलीजियस टैक्स जो है वो वसूल करते थे, और आराम से अपनी लाइफ को क्या करते थे, एंजॉय करते थे। और कोई काम नहीं है इनके पास में, सिर्फ क्या करना है, अपनी जिंदगी को आराम से जीना है। ठीक है। दूसरी ओर है लो, ये इन
बेचारों के पास में क्या है, इनकम नहीं है बिल्कुल भी, और जितने भी रिलीजियस ड्यूटी है सारी की सारी ये लोग परफॉर्म करेंगे। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, ये पूरी तरीके से इन पे डिपेंड होते हैं और इनको जो है इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये लोग जो है वो क्या होते हैं, पब्लिक के काफ़ी क्लोज होते हैं, क्योंकि भाई सारे काम ये कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक क्या हो जाएगी, इनके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो जब रिवोल्यूशन होगा ना तो ये किसको सपोर्ट करेंगे, ये पब्लिक को सपोर्ट करेंगे। बोलेंगे तुम तो वैसे ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, तो बेटर है इनका साथ दें। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेट। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं सेकंड स्टेट, यानी कि इलाइट क्लास की। ये दिख रहे हैं ना, ये हैं इलाइट क्लास के लोग। ठीक है, अब ये जो इलाइट क्लास के लोग हैं, ये सारी जितने भी हाई पोस्ट थे सब पर अपॉइंट होते हैं, सब पर, ऊपर से लैंड ओनर्स भी होते हैं। ठीक है, अब लैंड ओनर्स होंगे तो लगान देखिए ना, जमींदार क्या करता है, किसान से लगान लेता है, बस सेम ये लोग क्या करेंगे, फार्मर से मनी लेंगे। मनी यानी का मतलब क्या हो गया, लगान लेंगे एक तरीके का। अब इनके अलावा इनके पास में एक हंटिंग प्रिविलेज होता है, मतलब शिकार का अधिकार। अब ये लोग क्या करेंगे, इस शिकार के चक्कर में बेचारे किसानों की फसलों को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और अब किसानों के पास में कोई राइट नहीं है, इसलिए वो इनके अगेंस्ट में जा नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बगावत राजगद्दी के विरुद्ध कम हुई थी, मतलब हिसाब से रूलर के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि किसके अगेंस्ट है, कुलीन वर्ग के अत्याचारों के विरोध। यानी कि इलाइट क्लास ने इन लोगों को इतना टॉर्चर किया कि इन लोगों ने इस टॉर्चर के अगेंस्ट में क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखो। अब ये सर्वसाधारण वर्ग है अपना, जनरल क्लास, ये दिख रहा है ना, ये है अपना थर्ड स्टेट, है ना। ये कौन है, ये है फर्स्ट, और ये वाला कौन है, ये वाला है सेकेंड। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस बेचारे को इन लोगों ने बुरी तरीके से दबा रखा है, समझ आया। अब इसे अपने जो जनरल क्लास है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला मिडिल क्लास है, जिसमें मनी लेंडर, बिजनेसमैन, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है, एजुकेटेड भी है, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पास में किसी भी तरीके का पॉलिटिकल पावर नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है इनके पास पैसा है, मतलब इनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छी है, पर इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होने के बावजूद भी इनका जो सोशल स्टेटस होता है वो क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस ओल्ड सिस्टम के अगेंस्ट चले जाते हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सोशल इक्वलिटी चाहिए। भाई अगर हम लोग इतना टैक्स चुका रहे हैं तो उस टैक्स के बदले में आप लोग हमें रेस्पेक्ट या हमें राइट्स तो दे ही सकते हो। इसलिए ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें कौन होते हैं, मजदूर होते हैं, और तीसरा इनमें किसान होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है 80% जो फ्रांस की पॉपुलेशन होती है वो फार्मर्स होते हैं। अपने यहाँ पर भी जब आम पब्लिक खड़ी हुई थी इंडिया के अंदर, तब जाके इंडिया को फ्रीडम मिली थी। बस कुछ लोगों के करने से कुछ नहीं हुआ, तो जब ये सारे के सारे किसान मिलकर रिवोल्ट करेंगे ना, तब जाके क्या होगा, रिवोल्यूशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब ये जो है अपने मिडिल क्लास, जैसे अपने इंडिया में भी इन लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने लीडरशिप दी थी ना, हम देखते हैं, वैसे के वैसे यहाँ पर फ्रांस में भी ये लोग क्या करेंगे, इस जो ये रिवोल्यूशन होगा उसको लीडरशिप देंगे। ठीक है, अब कहा जाता है कि रिवोल्यूशन फ्रीडम के लिए नहीं हुआ था, रिवोल्यूशन किसके लिए हुआ था, इक्वलिटी के लिए हुआ था। आप भूलिए मत, भारत में अंग्रेज थे और अंग्रेज कहाँ के हैं, दूसरे देश के हैं, पर यहाँ कोई अंग्रेज नहीं है। यहाँ ये फर्स्ट और सेकंड क्लास भी कहाँ के है, फ्रांस के ही है, और ये थर्ड क्लास भी कहाँ का है, फ्रांस का ही है। इसलिए इन लोगों ने फ्रीडम के, ये गुलाम थोड़े हैं, इसलिए फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि इक्वेलिटी के लिए इन लोगों ने रिवोल्यूशन किया कि हमें भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बराबर का दर्जा दो, या फिर इन दोनों के प्रिविलेज खत्म कर दो। ठीक है, आगे देखो, आगे है इकोनॉमिक कंडीशन। अब पहले बता चुकी हूँ यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स्ट थी। टैक्स सिस्टम बता चुकी हूँ बहुत बेकार है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो क्या है, टैक्स फ्री है,
और जिनके पास कुछ नहीं है उनको क्या देना पड़ रहा है, यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, जो कि पब्लिक से लिया जाने वाला टैक्स है ना, वो ही एकलौता इनकम का सोर्स है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो। अब देखो ट्रेजरी के बारे में बात कर ले तो जो लुई 15 होता है वो तो क्या करता है, बहुत सारे वॉर करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर, उसके अंदर कूद जाता है। उसके बाद में अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस वॉर होता है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर लेता है। और पहले ही बता चुकी हूँ कि वॉर की वजह से सबसे ज्यादा जो बर्बादी होती है वो किसकी होती है, पैसे की। इनको मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी अपने राजकोष से पैसा लगा के वहां युद्ध करने के लिए जाते हैं। और सारी की सारी जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है वो किसकी खराब होती है, फ्रांस की खराब होती है। और ये इकोनॉमिक कंडीशन जब खराब होगी तो ये सारा का सारा किस पर थोप देंगे, ले जाके जनता पर थोप देंगे। ठीक है, फिर लुई 16 की बात कर लेते हैं। तो लुई 16 के बारे में बहुत बढ़िया बात कही है। वर्साई के जो फोर्ट है, ये दिख रहे हैं आपको, ये वर्साई के फोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ खूब लग्जरियस लाइफ जीता है, खूब पैसा वेस्ट करता है इन वर्साई के महलों में। ये लुई 16 भी और इनकी जो वाइफ होती है मेरी अंतवानेत, दोनों मिलकर खूब पैसा लुटाते हैं यहाँ पर। कहते हैं ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ मनी इट इज कॉल्ड द टॉम्ब ऑफ द नेशन। ये क्या है, फ्रांस की समाधि कहे गए हैं एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। कहते हैं कि वर्साई के महलों में लगभग 18,000 नौकर थे। कितने, नहीं सॉरी 18,000 लोग थे, जिसमें से 16,000 नौकर थे। अब आप देख लीजिए 16,000 नौकर हैं किसकी सेवा के लिए, सिर्फ 2,000 लोगों की सेवा के लिए। और इसमें से भी जो मेरी अंतवानेत है उसके पास कितने नौकर होंगे, 500 नौकर होंगे खुद के। अब देख लो वो 500 नौकरों से क्या करवाती होगी। और कहते हैं कि पर ईयर $200 लाख जो है वो इस वर्साई के महल पर खर्च होते थे। $200 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टॉम्ब ऑफ द नेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। टैक्स, टैक्स भी 2 टाइप का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लैंड टैक्स है और दूसरा इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट में सॉल्ट है, अल्कोहल और टबैको है। अब यहाँ पर जो बात जानने के लिए जरूरी है वो है गेबल, यानी कि सॉल्ट टैक्स। इस सॉल्ट आपके एग्जाम में भी गेबल ही पूछेंगे, जो आपके 40 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें गेबल ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये गेबल क्या है, एक तरीके का सॉल्ट टैक्स है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर है। क्यों, क्योंकि फ्रांस के अंदर जिसकी भी उम्र 7 साल से ज़्यादा हो जाती थी उस प्रत्येक इंसान को 7 पौंड नमक खरीदना पड़ता था। और ये भी क्या था, कंपल्सरी था। ठीक है, और अगर कोई नहीं खरीदता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी कि आप क्यों नहीं खरीद रहे हो, आपको तो खरीदना ही पड़ेगा। यानी कि भले खाने को आपके पास में रोटी ना हो पर आपको नमक तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एक तो हो गया गेबल, दूसरा है टाइथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो चर्च के पादरी थे, है ना, वो क्या करते थे, किसानों पर ये रिलीजियस टैक्स लगाते थे। उस रिलीजियस टैक्स को क्या कहते हैं, टाइथ। जो फार्मर किसको देता था, चर्च को देता था, है ना। इस टाइथ को क्या कहते हैं, रिलीजियस टैक्स है। और ये जो टोटल प्रोडक्शन था उसका 10th पार्ट होता था। ठीक है, इस तरीके से जो किसान है वो लगान के साथ साथ अपने टोटल प्रोडक्शन का 80% हिस्सा क्या कर देता था, टैक्स के रूप में दे देता था। अब मान लो 80% हिस्सा दे देगा तो खुद के पास क्या बचेगा, है ना, ये चीज। अब इससे इन सब चीजों की वजह से ये लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। और दुखी होने के बाद में ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, रिवोल्ट ही करेंगे। यहाँ कहा गया है कि सामंत क्या करता है, लड़ता है, पादरी क्या करता है, पूजा करता है, और बेचारे सामान्य लोग क्या करते हैं, कर देते रहते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, वो है टैक्स देना। ठीक है, हेजन साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार जो है, मतलब इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू द इनकम द गवर्नमेंट यूज टू फिक्स द इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पर अरे हम लोग क्या करते हैं, जब सैलरी आती है तो सैलरी के अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं, है ना। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है ना। यहाँ सरकार क्या कर रही है, पहले खर्चा कर रही है, फिर उसको पैसा चाहिए, सैलरी बाद में चाहिए, है ना।
पैसा है उतने में खर्चा नहीं कर रही, जितना खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से पैसा बढ़ा रही है। और जब पैसा बढ़ाएगी तो वो पैसा सीधा के सीधा ले जाके किस पे थोपेगी? इन पर, सामान्य जन पर, थर्ड स्टेट पर, वही दबेगा सबसे नीचे। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिफॉर्मर आते हैं फ्रांस के अंदर, वो लोग कहते हैं कि भाई आप ये जो प्रिविलेज क्लास है ना, इस पर टैक्स लगाओ। इस पर टैक्स लगाना जरूरी है क्योंकि इसके पास ही है सारा पैसा। किसके पास है? इस प्रिविलेज क्लास के पास में ही तो है। सारी जमीन इनके पास में है, पूरे चर्च की संपत्ति इनके पास में है, तो टैक्स इन पर लगाओ। अब जब इन पर टैक्स लगाने की बात कहेंगे तो इनको क्या कर देंगे? पोस्ट से हटा देंगे, क्योंकि इन राइट भी तो इस प्रिविलेज क्लास के पास में ही है ना सारे, तो ये क्या कर देंगे? इनको हटा देंगे। आगे देखो, बौद्धिकों की भूमिका, इंटेलेक्चुअल। हमारे यहाँ पर भी यही हुआ था इंडिया के अंदर। अरे बहुत, हम लोग कहते हैं ना कि एक राइटर की राइटिंग में बहुत दम होता है, उसने ये कविता लिखी, ये देशभक्ति की कविता पढ़ के लोगों में जोश आ गया, बस वही काम ये लोग भी करेंगे। राइटिंग से क्या करेंगे? लोगों में जोश भर देंगे। नाम है वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, दिदरो। ऑब्वियस ही बात है, थॉट में हमेशा कौन रहेगा? ह्यूमन रहेगा, मानवीय रहेगा, और गोल भी क्या रहेगा? ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। अब इनका जो लिटरेचर है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, आशावादी। आशा करेंगे कि स्थितियां क्या हो? सुधर जाए। ठीक है। बाद में विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण किस चीज का? कि ये चर्च में ये जो फेडरल सिस्टम में चीजें हो रही है वो क्या है? गलत है। बीटर क्रिटिक, यानी कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे चर्च सिस्टम को। ठीक है। फेयरलेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फेयरलेस नहीं होते तो लिखते ही नहीं। ठीक। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बने जो आइडियलिस्टिक हो, जो लिबरल हो, और साथ में प्रोग्रेसिव भी हो। ठीक है। ये क्या करेंगे? अरे भाई, तुम लोगों का पैसा अगर कोई खर्च करेगा तो तुम लोगों को भी तो गुस्सा आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो लोगों में गुस्सा था ना, इसको सामने लेकर आएंगे ये लोग। ठीक है। अब देखो, अलग अलग है। पहले वोल्टेयर साहब है, फिर मोंटेस्क्यू, रूसो। वोल्टेयर साहब क्या कहते हैं? सीधा सीधा जाके ये तो चर्च के ऊपर ही धावा बोलेंगे कि सबसे बेकार तो है ये, और उसके बाद में ऑटोक्रेटिक मोनार्की पर धावा बोल देंगे। दो सबसे बेकार सिस्टम पर जो अटैक करेगा वो है वोल्टेयर। ठीक है। फिर मोंटेस्क्यू ये कहेंगे ह्यूमन फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि पावर का सेपरेशन हो। ठीक है। किसी एक के पास सारी पावर नहीं हो, बल्कि वो पावर क्या हो? सेपरेट हो, अलग अलग लोगों के पास हो, ताकि लोग क्या नहीं कर सके, उस जो पावर है ना उसका फायदा ना उठा सके। फिर रोसो साहब ने कहा, इन्होंने इन इक्वलिटी पर क्या की? चोट की। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई समानता दो, हर चीज क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने लिबर्टी, इक्वेलिटी और बंधुत्व के ऊपर क्या दिया? जोड़ दिया। ठीक है। तीन चीजें जो अपने यहाँ पर भी थी, इंडिया में भी वैसी की वैसी कहाँ है? फ्रांस में भी है। यानी कि इंडिया ने मोस्ट प्रोबेबली चीजें वहां से ली हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज कही गई है कि फिलोसोफर डिड नॉट क्रिएट रिवोल्यूशन। मैंने यहाँ आपको जितनी भी बातें बताई उनमें कहीं पर भी क्रांति, इन्होंने ये नहीं कहा है कि आप क्रांति करो। क्रांति करने के लिए नहीं कह रहा है। ये क्या है? ये इसको इंस्पायर कर रहे हैं बस। इन्होंने लोगों से क्या कहा? इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, क्या करने के लिए? रिवॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है। एक्चुअल में रिवॉल्यूशन किस वजह से होता है? जो फ्रांस की गवर्नमेंट होती है उसके फॉल्ट की वजह से रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। आगे देखो, तत्कालिक कारण, इमीडिएट रीजन। ये इमीडिएट रीजन जो हमने वहां पर पढ़ा है ना कि सबसे पहले फ्रांस में ही रिवॉल्यूशन क्यों होता है, ये उसका आंसर है भाई। ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा आपको। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया ना, एक तो लुई 16 और अंतवानेट, ऑब्वियस सी बात है लोग इनसे नफरत करेंगे। इतना पैसा यहाँ खर्च हो रहा है और वो सारा का सारा पैसा इनसे वसूल किया जा रहा है, तो ये क्या करेंगे? इनसे नफरत करेंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी, ये पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। सबसे पहले तुर्गो आता है। ठीक है। अब ये तुर्गो जो है वो 4 पॉइंट प्रोग्राम लाता है। नो डेब्ट, नो
न्यू टैक्सेस, नो बैंक्रप्सी और रिडक्शन इन द स्टेट स्पेंडिंग, राज्य खर्च में कमी। राज्य खर्च में कमी का मतलब ही क्या है? जो इलाइट क्लास है ना, इस इलाइट क्लास के पर जो खर्चा किया जा रहा है ना, उसमें कमी लाओ। और ये इलाइट क्लास कौन है? ये जो प्रिविलेज्ड क्लास है वही तो है। अब अगर इसके खर्चे में कमी करने की बात कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तो अगेंस्ट जाएंगे। और अगेंस्ट जाने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, इसको हटा देंगे कि हटाओ यार इसको, हमारा ही पैसा दूर करने में लगा है, हटा दो इसको। तो क्या कर देंगे? तुर्कों को पोस्ट से हटा देंगे। तुर्कों के बाद में नेकर आएगा। नेकर भी सेम चीज कहेगा कि भाई ये जो टैक्स है ना, ये इलाइट क्लास पर लगाओ और ये जो स्टेट एक्सपेंडिचर है ना, इसको कम करो। जो बात तुर्कों ने कही वही बात किसने कर दी? नेकर ने कर दी। बल्कि इसने तो कहा था राज्य खर्च में कमी करो, इसने कहा कि कमी तो करो ही करो, ऊपर से इन पर टैक्स और लगा दो, ये और लगाओ, दोनों काम करो। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, नेकर को भी क्या कर देंगे? डिसमिस कर देंगे, तू भी चल, तेरा क्या काम है यहाँ पर नेकर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मुझे हटा दिया। तो ये क्या करेगा? ये बाहर निकल कर वो जो रिपोर्ट है उसको क्या कर देगा? प्रिंट करवा के यहाँ पर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि देखो तुम लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो और ये लोग क्या कर रहे हैं? उस पैसे को उड़ा रहे हैं। अगर तुम्हारे पैसे को कोई उड़ाए तो तुमको भी गुस्सा आएगा। वैसे ही यहाँ पर जनता को क्या जाएगा? गुस्सा आ जाएगा कि हम तो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और ये हमारे पैसे पर ऐश कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कैलोन की, है ना। अब कैलोन भी कोई नई बात नहीं कहेगा, ये कहेगा कि अगर हम लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है ना, तो जितने भी क्लास है सब पर टैक्स लगाओ। अब इसमें वही बात आ गई, फर्स्ट पर भी लगाओ, सेकंड पर भी लगाओ और थर्ड पर भी लगाओ। थर्ड पर तो बेचारा पहले ही दे रहा है, बच गए ये दोनों। अब इन दोनों की बात आएगी तो इसको भी क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर आता है ब्रीन। ब्रीन भी सेम ही बात कहेगा कि भाई जितनी भी सेक्शन है ना, सब पर एक समान लैंड टैक्स लगा दो। और वो क्या है? स्टाम्प टैक्स है। ठीक। अब स्टाम्प टैक्स वही बात किस पर लगा? सारे वर्गों पर, यानी कि फर्स्ट पर भी, सेकंड पर भी और थर्ड पर भी। तो जिनके पास प्रिविलेज है उन लोगों को तो पसंद नहीं आएगा, तो वो क्या कर देंगे? इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे। अगर इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है न्यू टैक्स लगाने पड़ेंगे। और न्यू टैक्स लगाने का काम कौन करता था? स्टेट जनरल करती थी। इसलिए अब जरूरी हो गया था कि स्टेट जनरल के क्या सेशन को बुलाओ। अब पिछले 175 ईयर से स्टेट जनरल का कोई भी सेशन हुआ ही नहीं था, जो अब होगा। और जिस दिन ये सेशन होगा उसी दिन क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के टॉपिक हम कल कवर करेंगे। थैंक